शब्दों में अपनी बात रखें। साथी विरासत के इस साझे सम्मेलन में समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गोविंदराम जी गहलोत साहब, राजाराम मीर साहब, सत्यनारायण जी, हमारे आदिवासी विकास परिषद के बहुत ही बड़ी शख्सियत केसी गोविया साहब, केसावत जी, कासमी साहब और मेरे समक्ष बैठे सभी सामाजिक संगठनों के विद्वान लादियों साथियों। देखिए, ये देश लगभग 2,500-3,000 साल का इतिहास हमारे समक्ष है, इतिहास है। और इस देश में किसी समय में इंट्रूडर्स बाहर से आए हैं, कभी आर्य आए, कभी कुछ आए, और इस देश के 1,000 साल देश गुलाम रहा। अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों को निकालने के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों ने संघर्ष किया, खून बहाया। इंडिया गेट पे देख लो, 90% लगभग नाम मुस्लिम के हैं। उसके बाद ही देश में ध्रुवीकरण हो गया शुरू। पहले जातीय ध्रुवीकरण हुआ, फिर अब धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। जाति आधार पे आरक्षण जिनको दिया जा रहा है, उनको स्वर्ण गए स्वर्ण में लड़ाने की कोशिश की गई। कभी गुर्जर मीणा आंदोलन शुरू करवा दिया गया, कभी हिंदू मुस्लिम मूवमेंट चला गए। देश के अंदर जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं आरएसएस आइडियोलॉजी के द्वारा, इस देश में एक सिविल सोसाइटी डेवलप हो कि ऐसे हालात जैसे आज यूक्रेन में हो रहे हैं, रशिया में हो रहे हैं, जो घृणा फैलाई जा रही है देश में मानवता के नाम पे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में जो प्रियम्बल में देश की सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस के जो निर्देश दिया हुआ है, उसको महफूज रखने के लिए आप हमारा, आपका, सबका, सभी जातियों का, सभी धर्मों का एक होके एक मंच के पास ये आवाज उठाएं। संसद में नहीं उठे तो सड़क पे उठाएं। समय की मांग है कि सरकारों पे नियंत्रण होना, सामाजिक संगठनों का नियंत्रण बेहद जरूरी है। सरकारें अराजक हो गई हैं। आज देख लिए दिल्ली में कितना लंबा आंदोलन माननीय राजाराम जी मीर साहब ने, हम मिल के साथ थे, गोविया साहब ने, कितना बड़ा आंदोलन चला। और ये यू टर्न नहीं लेते जब तक इनको अगर चुनाव में मुंह की नहीं खानी पड़ती, तो किसी भी सूरत में यू टर्न नहीं लेते। इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस ढंग से लिखा है, मैं मोटी मोटी चीज आपको बता दूं, 2-5 मिनट फालतू लूंगा। संविधान जब लिखा जा रहा था उस वक्त 1940 में कैबिनेट डिवीजन के तहत जो संविधान अंगीकार करने की जो कमिटमेंट इस देश के हुआ था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, जब संविधान सभा का निर्माण हो गया था। संविधान सभा मीटिंग हो ही नहीं, जब पाकिस्तान बन गया तो उनका संविधान उन्होंने हिसाब से लिखा। और मेन एजेंडा बाबा साहब अम्बेडकर जो इंटेलेक्चुअल्स हो, मौलाना आजादी, लोगों की आइडियोलॉजी संविधान के अंदर तहत आई, वो इसके बहुत अंगीकार है। बेहद लोग जानते हैं, बुद्धिजीवी जानते हैं, नेता भी जानते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जनता का प्रेशर हमारे पॉलिटिशियंस पे नहीं है, इस वजह से संविधान ढंग से लागू नहीं हो पाता। संविधान का आर्टिकल 1 बता दूं आपको, लिखते ही शुरुआत में जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इसी भाजपा सरकार ने एक एजेंडा लाया था कि देश का नाम भारत की जगह इंडिया की जगह भारत रखा जाए। 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की डिबेट हो रही थी। जैसे अपनी जयपुर का नाम है, भारत का नाम है, पाकिस्तान का, जापान के, देश का नाम किसके नाम से, किन जाति धर्म के नाम से देश का पड़ता हो, म्यूटेशन किसके नाम से। 2 नाम उभर के आए थे, एक इंडिया और दूसरा भारत। दोनों में वोटिंग 18 सितंबर 1949 को। इंडिया को 52 वोट मिले, भारत को 38। ये क्या है भारत, क्या है इंडिया? क्यों आरएसएस चाहती देश का नाम भारत हो? एक सनातनी राम राज्य के नाम पे थोपना चाहते देश को, सेकुलर आइडियोलॉजी से भटक के। और इंडिया जो वर्ड है, ये क्या है? इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से यहाँ के मूल निवासियों का नाम है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिया हुआ इंडिया। और आप देख लिए कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये चाहती है मूल निवासियों का हक अबूर, और उधर भारतीय जनता पार्टी। ये भारत और इंडिया का जो द्वंद्व है, जो 2 आइडियोलॉजी के तहत हम समझ नहीं पा रहे, संविधान की इतनी गहरी छुपी हुई चीज कोई नहीं बताता। तो ये द्वंद्व जो है ना, इस द्वंद्व को बनाए रखने के लिए आरएसएस देश के टुकड़े करना चाहती है। इसलिए इसीलिए सूरत में बार बार क्यों लगता है आरएसएस को बुरा कि बाबा अम्बेडकर ने, जो मौलाना आजाद ने,
गांधी जी ने, कांग्रेस ने जो एजेंडा, जो काम इंदिरा जी ने भूमि सुधार इस देश के अंदर सैकड़ों डायरेक्टर दी थी, गैर पूंजीवादियों के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, आज रेल बिक्री है, आज बैंक बिक रहा है, LIC बेचारे चपड़ासी जोड़ जोड़ के अपनी बेटी की शादी करने के LIC बिक, देखो क्या जमाना आ रहा है, 23,000 करोड़ लेके भग रहे हैं। यूक्रेन में बच्चे बच रहे हैं, ये यूपी की सीटों की चिंता कर रहे हैं, बेसर भी देखो आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे मौके पे हम उन पुरखों की संतान हैं, ऐसे बहादुर हमारे जो बुजुर्ग थे वो इतने कायर नहीं थे जो आज हालात देश में इतना क्यों कमजोर हो गया है नागरिक देश का। देश की पार्लियामेंट इतनी रिजिड हो गई है, 48 घंटे के अंदर कृषि कानून पास हो गए और किसी ने विरोध नहीं। इतने देखिए करीब 10 हमारे MP हो गए, क्यों हुए? हमारा दबाव। ऐसे अगर हालात रहे कभी संविधान बदल जाएगा, ऐसे हालात रहे तो कभी ये भी हो जाएगा, अभी ये NCO हुआ था कि नागरिकता कौन लेगा कौन नहीं लेगा। ये द्वंद इसलिए फैलाए जा रहे हैं। मैं बता दूं ये क्यों हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, यूपी में डकैतों को जो गांव लूटना होता था तो खेत के खलिहान में आग लगाते थे, पूरा गांव खेत के खलिहान की आग बुझाने चला जाता था, पीछे से डकैत गांव लूट ले जाते थे। हिंदू मुसलमानों को लड़ा लूटू के, कभी कोई विजय माल्या भग रहा है, कभी 23,000 करोड़ लेके भग रहा है, ये डकैत भग रहे हैं। कितना प्रेम है देखो उनको विदेशों से, और फिर कहते हैं भारत माता की जय। अरे जिसको माता समझते हो उसको कोई लूटता है क्या? जिसको माता समझते हो, अगर असली माता समझते हो तो माँ को कोई डकैती मार के लूटता है क्या? 23,000 करोड़ लेके भग रहे हो, कभी बैंक प्राइवेट को दे रहे हो, कभी रेल दे रहे हो। हम देखते हैं रेल में बैठते थे भारतीय रेल, अब वो अडानी रेल हो रही है। 91 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी शुरू हुई थी नरसिम्हा राव के टाइम पे, वो मिनिमम थी। अब इतना खतरनाक एजेंडा है आपका आयुध मंत्रालय। आज रशिया के पास हथियार है तो लड़ रहा है दोस्त के साथ, आपकी सारी आयुध फैक्ट्री सारी प्राइवेट कर दी केवल इस चीड़ के मारे। आरक्षण के नाम पे हम इतना डिफेम किया गया है, इतना डिफेम किया गया है कि यार ये तो नयोगी आ रहे हैं। इस कोरोना में सबसे बेस्ट डॉक्टर ये बेचारे वंचित तो SC OBC माइनॉरिटी के लोग। तो इस देश में क्यों ऐसा माहौल हो रहा है? इस माहौल के खिलाफ इस देश की सिविल सोसाइटी में चाहूंगा SC ST OBC माइनॉरिटी जो इनके पसंद लोग हैं, मेहरबानी करके हर स्टेट में एक कमेटी बने, ढंग से लोग हम इस पे रेगुलर बैठे। क्यों आने वाले इन हमारे बच्चों को हम क्या भविष्य लेके जाएंगे? पढ़े लिखे बच्चों का पुरुष का भी प्रतिभा समान होता है। हम बच्चों को मैंने क्या आशीर्वाद दें? नौकरियां तो 10-15 हजार रुपए का गाड़ियां बांटने के मुश्किल से लोगों की आ गई। केवल एक तरीका, केवल एक सोच हो गया है कि राज में हासिल कैसे किया जाए। अभी दिल्ली में जो पिछली बार पंगा हुआ, यूपी से कुछ लोग आए, उन्होंने यही नहीं देखा, कुछ मुसलमान मारे कुछ हिंदू मारे, जिसे कि दोनों भिड़ जाए। अभी मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था कि कोई लड़की छोटी बच्ची पकड़ी, बोले बच्चू इंडियन है, पाकिस्तानी है, रशियन है, यूक्रेन है, बोलो मैं तो आई एम हंग्री, मैं भूखी हूं। कोई चिंता ही नहीं करता। गरीबों का इतना बेचारी बेरोजगारी का दर ये हो गई है, बैंक लूट रहे हैं। भूमि सुधार इस देश पे लागू होना, जमीन बराबर बढ़नी चाहिए थी। कभी अडानी को जमीन दे रहे थे, अंबानी को जमीन दे रहे हैं, पूरे पूंजीपतियों को जमीन दी जा रही है। इस देश की ट्राइब थी, इतनी मजबूत इस देश की ट्राइब थी, उत्तराखंड से लेकर सारे ट्राइब्स को बहुत सारे जंगल जमीन की लड़ाई कर रहे थे, उनको नक्सलवाद के नाम पे उनका इतना बुरा हाल कर दिया गया। सारी हिंदुस्तान की आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई, उनको दिन जान मारे। वो अपनी बेचारी रोजी रोटी के लिए तन भड़क रहे थे कि बिहार बन जाओ, गुजरात वाले का इधर बताओ। इस देश में क्या एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया। कोई सिविल सोसाइटी की बात नहीं करता, कोई सेकुलर की बात नहीं करता। मुसलमान के बारे में मैं बता दूं आपको, इस देश में आइडियोलॉजी बाहर से जरूर आई है, लेकिन कौन है मुसलमान? ऐसे दलित आदिवासी जिनके मंदिर के दरवाजे बंद थे और मस्जिद के दरवाजे होते ही उन्होंने खोल दिए, सब इच्छा के दरवाजे। टीपू सुल्तान का इतिहास समीक्षा देखो, टीपू सुल्तान को बढ़ाना बंद कर दिया, जिस आज मेरे मौके पे मरा है। टीपू सुल्तान ने ऐसे कानून लागू किए थे कि आंध्रा में इधर दलित औरतों को स्तन ढोकने के नाम पे टैक्स दिया जाता था। इससे बड़ा तालिबान तो कुछ नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन, और उसने कहा कि नहीं औरतें ढकेंगी। इस देश में कितनी अराजकता दलितों और शूद्रों के साथ थी। कितना बड़ा काम इस्लामी समानता का किया है, इसको कोई याद नहीं करता। इसलिए मैं आप सब बुद्धिजीवी हैं, समय भी कम है, मैं इतना कहूंगा कि हमारे पास
5-4 साल का समय है। अगर दोबारा रिपीट ये हो गए तो ये तो इस बार तो किसानों ने इज्जत बचा ली, वरना इस देश का पट्टा पूंजीपतियों के हाथ में द्रुत गति से कर देंगे, नहीं संभाल पाओगे और हमारे बच्चे इन दुश्मनों से नहीं लड़ पाएंगे। इनका एजेंडा केवल एक है कि सारी पूंजी अपने कब्जे में ले लो, चंद घरानों में, कॉरपोरेट घरानों को आप दे दो, वो लूट खसोट करके अपने विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रॉपर्टी कर लो। ये रोते फिरेंगे, न इनको किसी गाय की चिंता है, न को राम मंदिर की चिंता है, न हिंदू की चिंता है, न इनको मुसलमान की चिंता, न दलित की चिंता, इनके खुद के घर की चिंता, वरना डकैती ले लेके भरपूर रुपये लगावा, कोई पूछता ही नहीं। देशभक्त ऐसा नहीं होता कि देश के जो कह रहा है कि जो रेलवे स्टेशन पे मैं चाय बेचता था, मैं तो रेल को तो छोड़ दे भाई, जिससे तक बन पाए चाय बेचने वाला उस रेल को बेच रहे। तो आवाज उठना बंद होगी। हमारा संविधान का आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बहुत बड़ा अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर किया। संविधान बहुत मजबूती से देश में बड़े संघर्ष के बाद लिखा है। संविधान सभा की सारी डिबेट मैंने पढ़ी। तो इतिहास समीक्षा आयोग नई शिक्षा नीति आई है, उसमें ढंग ढंग के जो जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सम्राट अशोक है, टीपू सुल्तान है, मौलाना आजाद है, इन लोगों का योगदान बढ़ा दिया गया। आईएएस की स्टडी से देख लो, आरएस में देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल जो डिबेट्स है, इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों को शिक्षा से हटा दिया गया। मैं कोटा यूनिवर्सिटी में था, रजिस्ट्रार कंट्रोलर था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में था। मैंने सारी किताबें मांगी। मैंने कहा कचरा क्यों कर रखा है यार, ये मनुस्मृति फला दिखड़ाई, कचरे को हटाओ ना, क्यों बच्चों के दिन में गैर बोल रहे हो। सरकारें तब काम करेंगी जब यहाँ की सिविल सोसाइटी, हमारा समाज मजबूत से इंटेलेक्चुअल प्रेशर काम करेगा। ये न्यूटन का सिद्धांत राजनीति में काम करता है, मानो या मत मानो। अगर प्रेशर किसान नहीं करते तो आपके सामने उदाहरण है कि कितना बड़ा हो जाए, तो सारी जमीन पूंजीपतियों के हाथ में चली जाती है। आप किसी एडवोकेट की पूछ ले, अगर किसी जमीन का एग्रीमेंट हो जाए तो जिंदगी भर वीसा नहीं छोड़े, एग्रीमेंट तो उसके हाथ में है, किसान कहाँ जाएगा बेचारा। और कितना बड़ा संघर्ष है किसानों के साथ, लोग सब चुप रहे, या तो एससी आए, थोड़े मुस्लिम आए, और सब सिविल सोसाइटी नाम के तो सब भगवानी वाले। तो इस देश के अंदर जिस ढंग से नेक्सस हो रहा है पार्टियों के अंदर, और दलित आदिवासी ओबीसी के साथ जो इंजस्टिस हो रहा है, इसके लिए एक नई मुहिम इस देश में चले, एक इंटेलेक्चुअल आइडियल इस देश में चले। हमारे बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, इस जंग से हमारा जो फ्यूचर अंधेरे में डाला जा रहा है, उसके लिए हम एक इंटेलेक्चुअल रेगुलर हम लोग बैठे और सोचें और हमारे एजेंडे के तहत देश के अंदर काम हो, तो हमारे पुरखों के प्रति हमारी सही जिम्मेदारी होगी, हम कुछ कर पाएंगे। ऐसी विरासत है, या इंटेलेक्चुअल जो डिबेट, इंटेलेक्चुअल जो यूनिटी होगी, जब तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि कैसे यूपी से प्रभारी आ गया और हमने तय टिकट बांट दिए। हम विरोध नहीं करती है, रिएक्शन तो जरूरी है। अब देखो समय की नजाकत है, फिर बैठेंगे। मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि इस देश के अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस का जो एजेंडा है, वो सबकी जिम्मेदारी संविधान में लिखा हुआ है। वी पीपल ऑफ इंडिया, वी आप हम सब, केवल पार्लियामेंट और विधानसभा के भरोसे और इस मोदी मीडिया के भरोसे और मोदी अमित शाह के भरोसे मत रहो। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम जय इंडिया। आपने